Hello everyone, hope you all will be fine. Today in this video, we are going to continue with our chapter 2 units and measurements. Last वीडियो में हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी एंड एट द एंड आई टोल्ड यू कि फाइनली हमने किस सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया, दैट वाज एसआई सिस्टम. ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं. एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं फॉर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके साथ दो हमारे पास कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताने वाला हूं डिटेल में. ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी के साथ शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करूंगा मास के साथ. इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन हाउ मच इज 1 किलोग्राम. मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने ये 1 किलोग्राम कैसे एस्टैब्लिश किया हुआ है. 1 किलोग्राम दरअसल उस प्लैटिनम, इरेडियम सिलेंडर का मास है. प्लैटिनम और इरेडियम दो मेटल्स हैं जिनको मिक्स करके एक एलॉय बनाया गया. ठीक है, वो उस सिलेंडर का मास है जिसकी जो हाइट है वो उसके डायामीटर के इक्वल है. ठीक है, क्या खासियत है इस सिलेंडर की, इसकी हाइट डायामीटर के इक्वल है. और इसको कहां पे रखा है हमने संभाल के, इंटरनेशनल, कहां रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट. कहां पे, फ्रांस के अंदर. राइट, तो 1 किलोग्राम हमने कैसे डिसाइड किया था, प्लैटिनम और इरेडियम से मिला के एलॉय बनाया और एक सिलेंडर फॉर्म किया, राइट, सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर इक्वल थे. और उसको संभाल के कहां पे रखा हमने, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एट फ्रांस. तो ये पहली यूनिट हम ऐसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर. उसके बाद लेंथ. लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. यानी कि हमें यहां पे किसको डिफाइन करना है, 1 मीटर को. 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए बेटा हम यहां पे लाइट की स्पीड की हेल्प लेंगे. नाउ यू नो दैट कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको रफली हम ज्यादातर जो 10th तक यूज करते थे वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करते थे. मतलब ये आपका, अगर मैं बताऊं इन सिंपल सिस्टम, ये बनता है आपका 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड. बट डू यू नो दैट कि ये एग्जैक्टली 30 करोड़ नहीं था. इट वाज एक्चुअली इक्वल टू 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड. ये जो वैल्यू है, जो आप सोचते हो कि ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, दैट यू यूजुअली टेक, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड. एग्जैक्टली ये 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड है. यानी कि अब इस स्पीड का मतलब क्या है कि जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस कवर कर जाती है. लाइट जो है इतना डिस्टेंस कवर कर जाती है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में. तो ये
1 मीटर जिसको हमें डिफाइन करना है कितने टाइम में कवर करेगा, 1/this वैल्यू। सिंपल, यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन को रटना ना पड़े इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझाया है। अब आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा, बस इसी लाइन को उठा के हम क्या बना देंगे, डेफिनेशन बना देंगे, ठीक है। जो 1 मीटर है ये क्या है, दरअसल लेंथ ऑफ पाथ, जिसको कौन कवर करता है, लाइट। कौन से मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में। मीडियम का भी तो रोल होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो हमारा जो क्रैमिंग है इन डेफिनेशंस के अंदर, उसको करने की हमें जरूरत ही नहीं है, इतना पाथ कवर्ड होगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब ये बेसिक मिटा सकता हूं मैं। दिस इज हाउ वी मेड द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, और ये कभी चेंज नहीं होती है, राइट। थर्ड आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम। टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं एसआई सिस्टम में, सेकेंड। मतलब हमें यहां पे किसको डिफाइन करना है, 1 सेकेंड को। 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए भी बेटा पहले यहां पे कुछ बेसिक सीख लो आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, 29,97,458 1 में है, ठीक है। तो 1 सेकेंड की डेफिनेशन देखने के लिए कुछ बेसिक सीख लेना चाहिए आपको। सबसे पहले एक तो हमने 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं ग्राफिकली। तो एक जीरो पोजीशन से शुरू होके एक पूरा क्रेस्ट, उसके बाद एक पूरा ट्रफ, यहां पे आके एक वेव क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एक वेव यहां पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। आप ये नहीं लेना चाहते, आप फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये भी एक कंप्लीट वेव है। या अगर मैं इसको आगे लेके जाता, आगे बनाता, तो आप फर्स्ट मिनिमा से सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस ले लो, यहां से भी एक वेव कंप्लीट होती है। इसको 1 साइकिल ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। एक वेव को क्या बोलते हैं, 1 साइकिल ऑफ रेडिएशन इन अ गिवन टाइम। तो एक तो आपको साइकिल्स ऑफ रेडिएशन क्लियर हो, ठीक है, एक पूरी वेव। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी 9th स्टैंडर्ड से है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ा था कि एक एटम की कोर में न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। तो हम यहां पे डिफाइन करने वाले हैं 1 सेकेंड को एक एटम की हेल्प लेके। कौन सा एटम, यहां पे लेंगे हम सीजियम एटम। कौन सा, सीजियम। तो दरअसल 1 सेकेंड वो ड्यूरेशन है, 1 सेकेंड वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर जितने टाइम में, हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड वो ड्यूरेशन है जितने में कोई सीजियम एटम के अंदर, किसी सीजियम एटम के अंदर किन्हीं दो लेवल्स के बीच में जब भी ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ट्रांजिशन होगी तो वो साइकिल्स ऑफ रेडिएशन पैदा करेगा। कितने साइकिल ऑफ रेडिएशन, बहुत सारे हैं, ध्यान से गिनना। 2 सिस्टम है हमारे पास, इंडियन में भी बता देता हूं, और उसमें आपका जो दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें भी बता देता हूं। ये है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, या 9 बिलियन
19,26,31,770 इतने साइकिल्स ऑफ रेडिएशन क्या है पैदा हो जाते हैं। एक सेकेंड वो समय है जिसके दौरान किसी सीजियम एटम के दो लेवल्स में ट्रांजिशन होने की वजह से इतने साइकिल ऑफ रेडिएशन पैदा हो जाते हैं। इट इज दैट टाइम एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतना डिफिकल्ट स्टैंडर्ड रखने का फायदा क्या है। दिस डज नॉट चेंज विद टाइम। वर्ल्ड की अगर कोई सबसे एक्यूरेट क्लॉक है तो एटॉमिक क्लॉक है। सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। जब भी साइंटिफिक लेवल पे काम होता है तो इस क्लॉक का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोसेस का टाइम देखा जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव चूजन दिस स्टैंडर्ड। उसके बाद फटाफट से चौथी यूनिट में यहां पे डिफाइन करूंगा टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। मतलब हमें यहां पे किसको डिफाइन करना है, 1 केल्विन को डिफाइन करना है। 1 केल्विन को भी डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक सीखना होगा। एक चीज सीखनी है बस यहां पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? देखो बेटा, वाटर जो है ये एक मैटर है, इसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इन फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वाटर इटसेल्फ, गैस इन फॉर्म ऑफ वेपर, राइट। तो एक ना ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है नेचर में जिस टेम्परेचर पे ये तीनों स्टेट साइमल्टेनियसली एक ही समय पे एग्जिस्ट करती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे पानी अपनी तीनों स्टेट्स में होता है। वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास आइस है तो उसकी टॉप लेयर जो होती है वो वेट होती है, मतलब किस फॉर्म में हो गई, लिक्विड में, और उससे कुछ फ्यूम्स निकल रही होती हैं तो वो किस फॉर्म में हो गया, वेपर फॉर्म में। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये दरअसल वो टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर अपनी 3 स्टेट्स में, दैट इज व्हाई द नेम इज ट्रिपल पॉइंट, तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है कि जो अपना 0 डिग्री सेल्सियस है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, हमने तो सीखा है ये 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 273.16। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 273.16 केल्विन। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा कि 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन of is the fraction of triple point of water 1/273 into ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आप यहां पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भर दो तो कैंसिल कर जाएंगी दोनों चीजें, कितना आंसर आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा। यानी कि इस टेम्परेचर का, इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट जो है दैट इज डिफाइंड एज 1 केल्विन। सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट। कुछ बेसिक सीखते जा रहे हैं, साथ में ऐसे ग्रो करते जाएंगे। अगली चीज जो मैं यहां पे डिफाइन करने वाला हूं वो डिफाइन करूंगा मैं यहां पे, लेट्स डिफाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हमें पता है, दिस इज आल्सो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स में। यानी कि मुझे क्या डिफाइन करना है, 1 मोल। ये तो 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, बहुत फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, स्कूल का। 1 मोल कितना होता है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंटेन करता है अपने आप में पार्टिकल्स को। यहां पे एक नया वर्ड सीख लेते हैं, एंटाइटीज। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कोई भी कलेक्शन हो सकती है, ठीक है। इक्वल टू कितनी, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो सबको याद होगा, क्या होता था, 6.022 into 10⁻23, है ना। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब उतनी अमाउंट से है जिसके अंदर उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। अगर कंपाउंड है,
कंपाउंड 1 मोल की बात करें तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर एलिमेंट की बात करें तो अगर मतलब हम कहें कि एलिमेंट 1 मोल है तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, राइट। दिस इज हाउ वी डिफाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट यूनिट जो हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना बेटा, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो हमने 10th में पढ़ी थी, क्या होती है, एम्पियर। मतलब हम यहाँ पे किसको डिफाइन करने वाले हैं, 1 एम्पियर को, ठीक है। 1 एम्पियर को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा अगेन आपकी हेल्प से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब सपोज मेरे पास ऐसे दो कंडक्टर्स है, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। अगर दोनों में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह, राइट। अब क्या होता है जब दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं, वो तो सर डिपेंड करता है। अगर आप सेम पोल्स ला रहे हो तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स ला रहे हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ के पास आएगा तो रिपेल, साउथ साउथ के पास आएगा रिपेल। अगर नॉर्थ साउथ के पास या साउथ नॉर्थ के पास आएगा तो अट्रैक्ट। यहां पे कुछ वैसे ही फिनोमेना से हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, अट्रैक्ट या रिपेल करना मतलब पुश या पुल करना, और पुश और पुल क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की भी बात होगी। आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी जो थिकनेस है इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। मतलब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनकी खुद की थिकनेस से, इनकी खुद के डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो आप इनकी थिकनेस को इग्नोर कर सकते हो, आप इसको बहुत पतला सा मान सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स में अगर आप कुछ करंट मेंटेन करते हो, कितना, 1 एम्पियर मेंटेन करके रखना है। इन कंडक्टर्स को आपस में दूर रखते हो 1 मीटर, कितना दूर, 1 मीटर। और आसपास क्या प्रेजेंट है दोनों कंडक्टर्स के, एयर या वैक्यूम हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों में करंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। और एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर एक में ऊपर जा रहा है दूसरे में नीचे, या पहले में नीचे जा रहा है दूसरे में ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। बिल्कुल मैग्नेट वाला केस हो गया। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। तो वहीं से हम 1 एम्पियर को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, ये उतना कांस्टेंट करंट है जिसको जब मेंटेन किया जाए, कहां पे, इनटू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, जिनको रखा गया है आपस में 1 मीटर डिस्टेंस पे। किसमें रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। और जब इनको वैक्यूम में रखा ऐसे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। कितनी फोर्स के साथ, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन्स। सिंपल डेफिनेशन। ये उतना करंट है जिसको जब मेंटेन किया जाता है दो पैरेलल कंडक्टर्स में, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे गए हैं, कहां पे, वैक्यूम में, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। वो उसको छोड़ देते हैं कि कब अट्रैक्ट करेंगे कब रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे कितनी फोर्स के साथ, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स के साथ। तो आप सोचोगे कि सर आप ये नंबर्स कहां से ला रहे हो, अभी तो आप ऐसे ही याद रखो इनको। पूरे 2 साल की फिजिक्स में डेवलपमेंट होगी इन चीजों की, ठीक है। इसके लिए +2 में आएगा फॉर्मूला, +2 में फिर से हम 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे बाय द सेम कॉन्सेप्ट। अभी आप ऐसे ही याद रखो इसको। तो ये 5 डेफिनेशंस करने के बाद 6, एक लास्ट बचती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। लेट्स डिफाइन इट आल्सो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, देखो घर में बल्ब लगा हुआ है या आपके पास टॉर्च है सपोज करो, जब आप उसको ऑन करते हो तो उस लाइट सोर्स से लाइट बाहर निकल के फैलती है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो वो कितनी लाइट स्प्रेड हो रही है, कितनी रोशनी है उसकी, ठीक है। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंदर। किस में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी
लास्ट बेसिक डेफिनेशन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कई बार अगर आप किसी बल्ब के पैकेजिंग के ऊपर पढ़ो तो वहां पे हो सकता है कि आपको ये देखने को मिल जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम वैल्यू, बल्ब्स के ऊपर, ट्यूबलाइट्स के ऊपर, जो भी लाइट सोर्स है आपके, ठीक है, उनके ऊपर हो सकती है। एंटीनाज में इंपॉर्टेंट है, जो आपके वाईफाई काम करते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, वहां पे हम रेडियंट इंटेंसिटी की बात करते हैं, यहां पे भी करेंगे, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो आपको नाम थोड़ा अटपटा सा लगेगा, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला वर्ड बना है कैंडल से, कैंडल आल्सो प्रोड्यूसेस लाइट, सो रिलेटेड है कैंडेला। तो हमें यहां पे बेसिकली डिफाइन करना है वन कैंडेला को। वन कैंडेला कितना होता है? वन कैंडेला इज एक्चुअली दैट luminous intensity of source, थोड़ा रिफ्रेम कर सकते हैं इसको, वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ दैट सोर्स। कौन सा सोर्स? जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स? मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस। बेटा मोनो वर्ड का मतलब है सिंगल, वन, और क्रोम शब्द का मतलब होता है कलर। तो एक सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है, ठीक है। ये मोनोक्रोमैटिक कितनी है अपनी, पढ़ा है भैया आपने 9th स्टैंडर्ड में, विबग्योर। वायलेट इज मोनोक्रोमैटिक, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट हो गई एक सिंगल कलर की लाइट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक कैंडेला उस सोर्स की होगी जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस पैदा कर रहा होगा। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब कितनी तेजी के साथ ये पैदा कर रहा होगा? 540 ये था अपना इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस पैदा कर रहा होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। विद रेडियंट इंटेंसिटी, वो जो लाइट पैदा हो रही होगी उसकी रेडियंट इंटेंसिटी क्या होगी? 1/683 वॉट पर स्टे रेडियन। अब यहां पे फिर पंगा कि सर एक तो ये वर्ड नया सुना है, एक वॉट चलो सुना है, एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट होती है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सर बल्ब ग्लो कर रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है पर सेकंड, तो एनर्जी पर सेकंड को आपने वॉट बोल दिया होगा। एक ये स्टे रेडियन क्या है? तो बेटा ये दो चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हो गई, इनको समझ लेते हैं फटाफट से। देखो रेडियंट इंटेंसिटी होती है कि जब कोई लाइट सोर्स, अब यहां से सपोज करो बल्ब है ये आगे मेरे मार्कर होल्डर में, ठीक है, इसमें चौक होल्डर में आगे अगर बल्ब है तो ये बल्ब क्या पैदा करेगा? लाइट पैदा करेगा। लाइट ऐसे फैलती जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा होकर देखूंगा, मैं वहां पे देखना चाहूंगा कि कितनी लाइट की बौछार मेरी तरफ आ रही है। उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेडियंट इंटेंसिटी। कई बुक्स इनको रेडियंट फ्लक्स भी बोल देती हैं। क्या बोल देती हैं? रेडियंट फ्लक्स। ये किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो कितना पावरफुली लाइट आ रही है, जितनी ज्यादा पावरफुली आएगी उतनी ज्यादा रेडियंट इंटेंसिटी होगी। दूसरा, आप जहां पे खड़े होके देख रहे हो उस जगह का एरिया कितना है, और वो एरिया, दैट एरिया, वो इस बल्ब के साथ 3 डायमेंशनल एंगल कितना बना रहा है। ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ही समझाने वाला हूं मैं। 3 डायमेंशनल एंगल्स पहली बार करोगे आप अपनी लाइफ में। 3 डायमेंशनल एंगल्स को सॉलिड एंगल्स भी बोलते हैं। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टे रेडियन होती है, ठीक है। थोड़ा होल्ड करो, समझते हैं उसको बहुत अच्छे से एक एक्टिविटी के थ्रू। तो वन कैंडेला दरअसल ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उस सोर्स की
जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस पैदा करता है, एक सिंगल कलर की लाइट पैदा करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज के साथ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी के साथ? 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन तो बेटा अपना पुराना कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपने 6th स्टैंडर्ड से जब भी एंगल्स ड्रॉ किए हैं वो डिग्रीज में ड्रॉ किए हैं। डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। करते हैं उसको डिस्कस। सो दैट्स ऑल अबाउट द 7 बेसिक क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। ये सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के ऊपर। तो अब यहां पे कौन सी शुरू हो जाती है मेरी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किसका? प्लेन एंगल का। ये पुराना वाला है, आपको पता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे कंपास यूज कर रहा हूं, राइट? तो कंपास की ये 2 आर्म्स हैं, तो इन दोनों आर्म्स के बीच में ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख रहे हो, ये जो बना है, एक दूसरे से कितने एंगल के झुकाव पे हैं ये दोनों आर्म्स ऑफ कंपास। ठीक है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। अगर मैं दोनों एजेस को मिला के, मतलब अगर ये इक्वल लेंथ के होते, एक कर्व ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा मेरे पास? सर्कल बनेगा ना। तो हम यहाँ पे प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आपके पास ये 2 आर्म्स हैं, ठीक है, राइट, इन्होंने क्या सबटेंड की? एक आर्क सबटेंड की। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको पूरा भी करूं यहां पे, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? रेडियस, और ये क्या हो गई? आर्क। अब ये दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल है, इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? इसको मैं डिफाइन करता हूं 2 चीजों की रेशो की हेल्प से। एंगल जो होता है वो हमेशा ये जो अपनी आर्क है, यहां से लेके यहां तक, ये जो आर्क है, लेट्स से इसकी लेंथ में L मान लेता हूं, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ? रेडियस के साथ। किसका रेडियस? उस कर्व का रेडियस जो ये सबटेंड कर रहे हैं। तो इनकी रेशो क्या देगी मुझे? एंगल देगी। ये सिंपली हमने सीखा है कहां तक? अपने 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, ये एंगल इन 2 डायमेंशन होता है, 2D में है एंगल। पर हैव यू एवर सीन an ice cream cone or a birthday cap, और यू मे जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे टॉर्च का एक बल्ब लगा हुआ है और ये क्या फैल रही है? लाइट फैल रही है, राइट? तो अब ध्यान दो, अगर मैं इसको, कंपास को इस तरफ रख लूं तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, आई कैन ड्रॉ दैट। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे रख लूं तो यहाँ पे भी एक एंगल बन जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूं तो यहां भी एक एंगल बन जाएगा। इसका मतलब जो प्लेन एंगल है वो इसकी पूरी सरफेस के ऊपर घूम रहा है। सो ये जो टोटल एंगल बनेगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो एक बेसिक बात आज हमें ये पता चलती है कि एंगल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। अगर तो हम उसको अपनी कॉपी पे बना रहे हैं, मतलब 2 लाइंस के बीच में बना रहे हैं, वी कॉल इट 2 डायमेंशनल एंगल और प्लेन एंगल। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अ कोन, अ बर्थडे कैप और एन आइसक्रीम कोन, या फिर कोई जो सोर्स है वहां से रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, तो टॉर्च से लाइट रेडिएशन बाहर निकल रही है, तो वहां पे जो 3 डायमेंशन में एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, दोनों चीजें समझा देता हूं मैं आपको। ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बाद अगली चीज डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इरेज कर देता हूं। अगली चीज जो हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल तो था जो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और यू कैन से इन 2D। जो सॉलिड एंगल होता है ये एंगल किसमें होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, किसमें? 3 डायमेंशनल स्पेस में।
तो अब सबसे पहले जैसे प्लेन एंगल को तो थीटा के साथ डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल जो होता है इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, ओमेगा के साथ। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन। ठीक है, अभी हमें 1 रेडियन को डिफाइन करना है, डोंट फॉरगेट दैट। अभी मैं इसको होल्ड करता हूं, पहले आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लो। 1 रेडियन और 1 स्टे रेडियन को तो बाद में भी डिफाइन कर देंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। ठीक है, इसको सिंपली हम आर ए डी के साथ लिख देते हैं, इसको एस आर ए डी के साथ लिख देते हैं। ठीक है, या सिंपली एस आर के साथ भी लिख सकते हैं, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि जो सॉलिड एंगल होता है वो दरअसल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सर किस चीज का सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया लिया है यहां पे आपने, मैं वही चीज वापस उठा लेता हूं। देखो इमेजिन करो, अब ये कोन नहीं है, अब ये मेरे हाथ में, इस हाथ में एक टॉर्च है और यहाँ टॉर्च के इस पोर्शन पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, राइट। अगर इस बल्ब को ऑन कर दिया जाए तो यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। तो ये जो कोन है, इमेजिन करो कि इस टाइम पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट को, वो जो लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये सोर्स हो गया जहां से लाइट चली है। ठीक है, हमें देखना है कि यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल एंगल जो इसके अंदर बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो मैं कैसे देखूंगा, मैं देखना चाहता हूं इसको यहाँ पे इतनी दूर, मतलब यहाँ पे सोर्स है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इस एज पे देखना चाहता हूं। तो ये जो मेरे सामने फैलाव हुआ है इस सर्कल का, इस सरफेस का, इसका यहाँ पे एरिया कितना है। लेट्स से कि ये वाला सर्कल था यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद सोर्स से लेके मेरे ऑब्जर्वेशन तक, जहां सोर्स था और जहां मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो क्या क्या समझ क्या रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये इसका क्या हो गया, एरिया, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अगर मैं और दूर चला जाऊंगा तो लाइट और ज्यादा फैलेगी, इसका मतलब है कि सरफेस और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पर सरफेस के साथ साथ ये भी तो देखो कि ये रेडियस भी तो बढ़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो लेकिन ये एंगल क्या रहने वाला है, मतलब दोनों का जो आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। एंड आई एम गोइंग टू शो यू विद वन एग्जांपल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टे रेडियन। अब मैं यहां पे सबसे पहले डिफाइन करता हूं 1 रेडियन को, 1 रेडियन के बाद हम किसको डिफाइन करेंगे, 1 स्टे रेडियन को। राइट, 1 रेडियन इज दैट प्लेन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, 1 रेडियन आंसर आपके पास कब आएगा बेटा, जब आपकी आर्क की लेंथ कितनी होगी, उतनी जितना ही क्या है, रेडियस। इसका मतलब अगर ये जो आर्क है, लेट्स से ए बी, और ये जो रेडियस है, रेडियस तो दोनों इक्वल है, चाहे आप ओ ए ले लो चाहे ए बी। अगर आपकी आर्क की लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाते हैं तो उनके डिवीजन से जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज दैट प्लेन एंगल जिसको किसने सबटेंड किया, सबटेंडेड बाय एन आर्क। इस आर्क की लेंथ जो थी वो किसके इक्वल थी, रेडियस के। और कहां पे देखा है ये हमने, एट सेंटर ऑफ सर्कल देखा है। ठीक है, सो द प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस। इसी तरह से हम यहां पे क्या डिफाइन कर देंगे, 1 स्टे रेडियन। 1 स्टे रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे,
that solid angle subtended at center of, देखो 2D से 3D में जा रहे हैं, यहां क्या था सर्कल, यहां क्या आ जाएगा सफीर, ठीक है। यहां पे ये एंगल किसने सबटेंड किया था, आर्क ने, आर्क होती है वन डायमेंशनल। अब इसको अगर लेके जाएं आगे, मतलब एक इसकी डायमेंशन बढ़ाएं, तो ये किसने सबटेंड किया था, बाय अ सरफेस ऑफ सफियर ने, एक सरफेस ऑफ सफियर ने सबटेंड किया था, जिसका जो एरिया है इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। आगे वो जो स्क्वायर था उसकी जो साइड है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। कौन सा रेडियस, सफियर का रेडियस। तो बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए ध्यान दो। 1 रेडियन इज दैट प्लेन एंगल विच इज subtended at the center of circle by an arc having length equal to radius। एक ऐसा एंगल जो कि सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड हुआ है, किसने किया है, एक आर्क ने किया है, कहां पे, ओ पे। इस आर्क की जो लंबाई है ए बी की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 स्टेरेडियन क्या होता है, वो सॉलिड एंगल जिसको सबटेंड किया है किसी सरफेस ने, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ सफियर। ये सरफेस कौन सी है, उसी सफियर की है, ठीक है। मतलब एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं दिखाऊं कि ये मेरे पास यहां पे एक सरफेस है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, ये 3 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में। वो किस पे डिपेंड करता है, इसके सरफेस एरिया पे और डिवाइडेड बाय ये जो हमारा रेडियस है इसके स्क्वायर पे, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से समझ आ जाएगा हमें इसी का, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, नथिंग एल्स। फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ अ सफियर। हमारे पास एक सफियर है, एक फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है विच इज स्फेरिकल इन शेप। उसका हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, सॉलिड एंगल फाइंड आउट करने को बोला गया है। हमें पता है कि सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अब जो सफियर होगा उसमें से आप एक छोटा सा पीस काट लो, जैसे फुटबॉल पे बने होते हैं पैटर्न्स, एक पॉलीगन निकाल लो, उस पॉलीगन का एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर। पर हमें तो उतने हिस्से का नहीं निकालना था, हमें तो पूरे सफियर का निकालना है। पूरे सफियर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, यस यू आर राइट, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और उस सफियर का रेडियस खुद कितना था, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो सॉलिड एंगल ऑफ ए सफियर हमारे पास कितना होता है, 4 पाई। ये तो आगे वैल्यू, उसकी यूनिट लिखोगे स्टे रेडियन। तो ये बेसिकली आपने क्या देखा है, 3 डायमेंशनल एंगल देखा है, किसका, एक सफियर का, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या है। बहुत सारी एडवांटेजेस है हमारे पास एसआई सिस्टम की। सबसे पहली बात तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, राइट। बनाया ही इसलिए गया था कि पूरा वर्ल्ड एक ही सिस्टम फॉलो कर सके। उसके बाद आ जाता है कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये क्या है,
कोहेरेंट है। कोहेरेंट होने का मतलब क्या है? कोहेरेंट होने का मतलब होता है कि आप जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स से बना सकते हो बिना कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस किए, 10 की पावर्स यूज करके। ठीक है, कोहेरेंट के बाद अगला आ जाता है कि मीट्रिक है सिस्टम। मीट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है तो वहां पे आपको 10 के मल्टीपल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की बड़ी यूनिट देखना चाहता हूँ, दैट इज किलोमीटर, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस 10 की पावर 3 ही इंट्रोड्यूस करना है। तो मीट्रिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम 10 के मल्टीपल्स, ये 10 की पावर 3 मल्टीपल है, या सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल का मतलब 1 सेंटीमीटर देखना है तो इट विल बी 10⁻² मीटर। तो मल्टीपल या सब मल्टीपल यूज करके इंटर कन्वर्जेंस कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये सिस्टम रैशनल है। रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट है। मैंने आपको समझाया था कि एमकेएस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हीट एनर्जी की यूनिट अलग है, दैट इज कैलोरी। ठीक है, जो सिंपल अपनी दूसरी एनर्जीज हैं उनके लिए जो यूनिट है दैट इज डिफरेंट, जूल। लेकिन इस सिस्टम में सभी तरह की एनर्जी के लिए एक सिंगल यूनिट है, दैट इज जूल। ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमने फिर इस सिस्टम में क्या कर ली थी, रिमूव कर ली थी। उसके बाद क्या आ जाता है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 4 हो गई, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, कोहेरेंट, मैट्रिक, रैशनल, और कोई कर सकते हैं इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इसके जो स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए हैं उनकी कॉपीज बनाना आसान है। सो दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई सिस्टम। ठीक है, अभी फाइनली हमने जो ये मीट्रिक सिस्टम कहा है इसको सीख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी पॉसिबल है अगर आपको कन्वर्जेंस आती है। ठीक है, यूनिट्स की। तो उसके लिए मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा एक मंत्र। ठीक है, इसको याद कर लो, 2 साल मजे से रहोगे, न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मिली, सेंटी, डेसी, किलो, हेक्टा ये दिए हो तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, चलो पहले मल्टीपल सिखाता हूं। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है कि 10⁻1 को हम बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका। और लिखते कैसे हैं इसको, डीए के साथ। 10⁻2 को बोलते हैं हम हेक्टा, एच के साथ लिखते हैं। 10⁻3 को लिखते हैं हम किलो, के के साथ। ठीक है, 10⁻6 को लिखते हैं हम मेगा, किसके साथ, कैपिटल एम के साथ। कीप इन माइंड डेका, हेक्टा, किलो स्मॉल में है, मेगा का सिंबल एम कैपिटल में है। 10⁻9 गीगा, कैपिटल जी। 10⁻12 इसको बोलते हैं टेरा, कैपिटल टी के साथ। 10⁻15 को लिखते हैं पीटा, कैपिटल पी के साथ। और 10⁻18 को लिखा जाता है एक्सा, किसके साथ, ई के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मुझे कह दे 100 डेका ओहम, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, 100 डीए ओहम। और डीए का मतलब क्या होता है, हम तो सीख चुके हैं। डीए, डेका का मतलब होता है 10⁻1, मतलब ये। तो यानी कि वो बात कर रहा था 1000 ओहम की। देखो कन्वर्जेंस आसान हो गई ना, अगर ये नॉर्मलाइजिंग फैक्टर पता है हमें। 100 डेका ओहम का मतलब है 1000 ओहम, राइट। इस तरह से अगर कोई कहे कि कोई पावर प्लांट है और वो प्रोड्यूस करता है 5000 मेगा वॉट इलेक्ट्रिसिटी, तो मेगा का मतलब आप समझ जाओगे वहां पे
कि मेगा का मतलब है 10⁻6, यानी कि 5000 into 10⁻6 या 5 into 10⁻9 which becomes your गीगा। तो आप चाहे उसको 500 मेगावाट बोल दो, चाहे 5 into 10⁻9 वॉट बोल दो, चाहे 5 गीगावाट बोल दो। तो इस तरह की कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल्स के बाद फाइनली बारी आती है किसकी? सब मल्टीपल्स की। सब मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट भी इजी है बेटा, ध्यान दिया आपने पैटर्न में 1 2 3, उसके बाद 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, इसको किसी मंत्र की तरह याद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज, ठीक है। कोई निमानिक मिल जाए इसका वो देख लेना, अदरवाइज सिंपली इसको याद कर लेना। यहाँ पे भी सिंपल है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। यहाँ तक तो नॉर्मल है, उसके बाद 3 के मल्टीपल 10⁻⁻6, -9, -12 और -15। 10⁻⁻1 का मतलब होता है डेसी, किसके साथ लिखते हैं? डी के साथ। 10⁻2 का मतलब होता है सेंटी, किसके साथ लिखते हैं? सीएम के साथ। 10⁻⁻3 का मतलब होता है मिली, किसके साथ लिखते हैं? स्मॉल एम के साथ। 10⁻⁻6 क्या होता है बेटा? माइक्रो। इसके लिए जो सिंबल है, इट इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश, इट इज फ्रॉम ग्रीक, म्यू। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? म्यू, मतलब इसकी साउंड क्या है? म्यू। 10⁻⁻9 नैनो, किसके साथ लिखते हैं? एम के साथ। 10⁻⁻12 पिको, किसके साथ लिखते हैं? स्मॉल पी के साथ। 15 फेम्टो, स्मॉल एफ के साथ लिखते हैं। 10⁻⁻18 होता है एटो, किसके साथ लिखते हैं? ए के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मुझे कहता है कि इस पाथ की जो, या इस मार्कर की जो लेंथ है वो, लेट्स से कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी रैंडमली यहाँ पे कोट कर दो कि 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 10 cm। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटी का देखो क्या था भाई? 10⁻⁻2 था, तो इसको लिख लो 10 into सेंटी, सी की जगह 10⁻⁻2, मीटर वैसे ही आ गया, तो ये बन गया मेरा 10⁻⁻1 मीटर्स। न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत फायदा होने वाला है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -18। So that's all about today. आगे इसके बाद नया टॉपिक पिक करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। Till then, take care of yourself. Goodbye.